हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। जी हाँ, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ प्रश्न। जैसा कि हमने देखा ब्रह्मांड और सौरमंडल, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। तो हम इस चैप्टर से ही क्या क्या प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम में आपको यहाँ से निश्चित ही मदद मिलेगी, क्योंकि यदि आप ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं या फिर आप मैथमेटिक्स से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। यानी कि किससे संबंधित है महाविस्फोटक सिद्धांत? तो यहाँ पर है पहला, महाद्वीपीय विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अब यहाँ पर बात कर लें तो महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, जैसा कि शुरुआत में ही हमने इसे पढ़ा है। उसके बाद हमने ये भी बात की है कि ये इसका प्रतिपादन है वो किसने किया है ना। तो यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लें, प्रतिपादन किसने किया है? तो वो है जॉर्ज लेमेंटियर महोदय हैं। और इन्होंने इसे कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1894 से 96 में। हो सकता है डेट पूछी जाए, हो सकता है किसने प्रतिपादित किया ये पूछा जाए। और बाद में अगर बात करें तो रॉबर्ट वोगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। तो व्याख्या यदि पूछी जाती है तो आप बताएंगे रॉबर्ट वोगनर। व्याख्या किसने दी है? रॉबर्ट वोगनर विद्वान है, उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। और कब की थी? तो ये की थी 1967 में। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इससे संबंधित याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं ये सिद्धांत था कौन सा। तो ये सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सिद्धांत कौन सा है ये भी हमें पता होना चाहिए। किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगर हम यहीं पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात कर लें तो महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है, आकाश गंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा के बारे में पूछ रहा है कि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा ए नंबर। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि जो हमारी आकाश गंगा है और जो आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा, यानी कि आकाश गंगा के केंद्र की जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा है, और इसको करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को परिक्रमा में कितना समय लगता है? इसको लगता है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। यानी कि जैसे आप इसके बारे में, आकाश गंगा है तो इसमें कभी कभी पूछा जाता है कितने तारे हैं। तो अगर हम तारों की बात करेंगे तो कितने तारे हैं? 100 से 200 अरब। 200 अरब, यानी कि पीजीटी में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि तारे कितने हैं, तो बता सकते हैं कि 100 से 200 अरब। और परिक्रमा करने में हो सकता है 25 करोड़ वर्ष यहाँ पर सीधा दिया है,
और कभी कभी 22.5 से 25 करोड़ वर्ष भी अगर आता है तो हम उसे सही कर पाएंगे। यानी कि इसके बीच में रहती है अगर इसकी परिक्रमा करने की अवधि। इसके बाद अगर बात करें तो इसी मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला यानी किसी भी नाम से आ सकता है। यहाँ पर अगर बात करें हम सर्पिलाकार की, ठीक है, अगर सर्पिला आकार जो है सर्पिलाकार है वो ना आकर पूछ ले वेरेट स्पाइरल है ना, यहाँ पर पूछ लेता है अगर बैरेट स्पाइरल तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बैरेट स्पाइरल। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो वर्ड है वो इंग्लिश में भी पूछा जाता है और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि तारे का रंग किसका सूचक होता है, सूर्य से दूरी का? बिल्कुल नहीं। सूर्य उसकी ज्योति का? ये भी नहीं। उसकी पृथ्वी से दूरी का? तो ये भी नहीं। उसके ताप का? जी हाँ। यानी कि जो तारा है उसका कलर ही बताएगा कि उसका ताप कितना है ना। तो हम कह सकते हैं कि तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। अब यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला है नीला और उसके बाद नीला श्वेत और नीला श्वेत के बाद फिर श्वेत और फिर उसके बाद श्वेत पीत और फिर पीत और उसके बाद है आपका नारंगी और लास्ट में है लाल। अब ये जो रंग है हो सकता है एक का पूछ ले, दो का पूछ ले या फिर मिलान करने के लिए दे दे, किसी प्रकार से दे सकता है। तो अगर हम इसका देखेंगे तो ये 50,000 से यहाँ पर 28,000 केल्विन। अगर इसको नीचे लाएंगे नीला श्वेत पर तो ये 28,000 से कितना 10,000 केल्विन। अगर यहाँ नीचे तो 10,000 से 7,500 और अगर यहाँ पर तो 7,500 से कितना है 6,000 और अगर 6,000 से तो कितना है 6,000 से है 4,900 और अगर और आएंगे इधर आप तो आपका हो जाएगा ये 4,900 से 3,500 और अगर नेक्स्ट और लास्ट का देखें तो 3,500 से यहाँ पर 2,000 केल्विन। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप इसको याद रखें या फिर कोई एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि नीनी श्वेत पीत नाला, नीनी श्वेत पीत नाला, इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं। नीनी ये हो गया, श्वेत पीत यानी कि श्वेत है फिर श्वेत पीत और फिर पी नाला। तो इस प्रकार से उसे याद रखने का एक तरीका है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा उस पर बात करते हैं। और ये प्रश्न है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो जो कथन है उसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। सबसे पहले कथन दिया है कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। दूसरा कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। सबसे पहले यहाँ कृष्ण छिद्र की बात करें तो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। यानी कि जो सुपरनोवा विस्फोट है उसके बाद का ये जो कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तन है। अगर यहीं पर
पूछा जाए आपसे कि तारों के कारण घटित होने वाली आकाशीय परिघटना कौन सी है, तो तारों के कारण यानी कि तारों के कारण घटित होने वाली परिघटना, तो ये कौन सी परिघटना होगी, ये होगी आपकी कृष्ण विवर। नेक्स्ट ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये कृष्ण विवर है किस विद्वान की देन है, यानी कृष्ण छिद्र सिद्धांत करके इसे पूछा जाता है कि ये किस विद्वान की देन है, तो ये है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, कभी कभी चंद्रशेखर सीमा भी पूछ लिया जाता है किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो ये भी एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित है। और ब्लैक होल कृष्ण विवर को ही आप कृष्ण छिद्र भी कहेंगे, कृष्ण विवर भी कहेंगे और ब्लैक होल भी इसी को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, यानी कि किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण क्या है, यानी ये ऐसा होता क्यों है, तो ये होता है बहुत ही उच्च घनत्व के कारण, यानी कि घनत्व बहुत अधिक है। सुपरनोवा कभी कभी पूछा जाता है, तो सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा क्या है, ये मृत प्राय तारा। ठीक है। अगर पूछ ले कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो ये हैं 88 तारामंडल, 88। कृष्ण विवर, कृष्ण मास्टर, ये सारे इसी के नाम हैं। नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर पल्सर ये पाया जाता है, ब्लैक होल तो है, क्वासर भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर हमारे ये दोनों ही कथन और कारण सही है, और दोनों क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर हमारा ए नंबर सही है प्रश्न का जो आंसर है। उसके बाद अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो ये हमारा बी नंबर है जो ब्रिटल स्टार सही है। कहने का तात्पर्य है कि ये किससे संबंधित है, अगर इससे संबंधित नहीं है अंतरिक्ष से तो किससे संबंधित है, तो ब्रिटल स्टार का संबंध समुद्र से है। ब्रिटल स्टार का संबंध एनीमेलिया जगत और इकानोडर्मेट संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से है, जो कि एक समुद्री जीव है, और ये जो समुद्री जीव है सी स्टार के समान है, तो ये अंतरिक्ष से संबंध इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये समुद्री जीव की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करें हम, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो ये तारों का समूह है, ये कहलाता है नक्षत्र। यानी कि खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जिसमें कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो, तो उन्हें हम नक्षत्र कहेंगे, और या फिर क्या कहेंगे, तारा मंडल। ठीक है। आकाशगंगा के बारे में आप जान गए हैं, मिल्की वे है, मंदाकिनी है, और आपका सौर मंडल हो गया, और नक्षत्र या तारामंडल। नेक्स्ट बात करें तो जो प्रश्न है वो है हबल
अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है? यानी कि यहाँ पर जो इस तारे का नाम है वो है बीट लग्यूस। अगर हम इसकी बात करें तो बीट लग्यूस ओरियन तारा समूह का, ये तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा, चमकीला तारा, और यह पृथ्वी से 427 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है ये? पृथ्वी से 427 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और नेक्स्ट अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसे सबसे पहले 1936 में 1936 में किसने देखा था? तो वो है जॉन हर्शेल। जॉन हर्शेल, सर जॉन हर्शेल ने देखा था। और लेकिन क्या हुआ कि 1995 में हबल ने दूरबीन से इसका चित्र खींचा था। दूरबीन से इसका चित्र खींचा है ना। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बीटलग्यूस। नेक्स्ट आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। यानी कि अंतरिक्ष यान में व्यक्ति बैठा हुआ है और पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच की बात कर रहा है। कह रहा है कि सबसे पहला कि आकाश स्याह काला है, दूसरा टिमटिमाते नहीं है क्या तारे, और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर आपके दो सही हो जाएंगे, यानी कि स्याह काला है तो ये सही है, तारे टिमटिमाते नहीं है ये भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आएंगे और हमारा प्रश्न है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो हम बात कर रहे हैं इकाई के बारे में। अभी आपने देखा कि अभी हमने बताया कि 427 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूरी है किसकी, जो ये बीट लग्यूस जो चमकीला तारा है उसकी बात की। तो वो तारा किस में नापी गई है? प्रकाश वर्ष में। और यहाँ पे हमारा आंसर भी प्रकाश वर्ष सही होगा। अगर हम बात करते हैं कि दूरी नापने की इकाई कौन सी है अंतरिक्ष में, तो ये प्रकाश वर्ष है। और इसके अलावा एक प्रकाश वर्ष में देखें अगर, तो अगर मीटर में देख रहे हैं तो 9.461 इंटू 10⁻15, ये तो आपकी मीटर में। और अगर इसे किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? 9.461 इंटू 10⁻12। यानी कि 2 तरह से आप इसे याद रखें। और अगर इसकी दूरी मापने की अंतरिक्ष में सबसे बड़ी जो इकाई है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी होती है इसमें पारसेक। सबसे बड़ी कौन सी है? पारसेक। ठीक है, अब इसके अलावा ये हो गई पारसेक। अब हमारा प्रश्न है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह अवस्थित है, यानी कि वो कहाँ पर है। अगर ऐसा होता है तो वो कर्क रेखा पर है या विषुवत रेखा पर है, दक्षिण ध्रुव पर है या उत्तरी ध्रुव पर है। अब यहाँ पर है ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी, ये कौन सा ध्रुव है और ये कौन सा ध्रुव है, तो आप कहेंगे ये तो हो गया
कहना चाहिए उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो और ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा कहाँ होती है, कर्क रेखा यहाँ पर होगी, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होती है, कर्क रेखा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कर्क रेखा से भी, विषुवत रेखा से भी। अगर हम यहीं पर मकर रेखा की बात कर दें तो मकर रेखा कहाँ है, ये है हमारी मकर रेखा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिण ध्रुव। अगर आप प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट आगे बढ़े, और हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था और उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था, और उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए उनके में से कौन सा मार्ग कहना चाहिए अपनाना होगा। तो कौन सा मार्ग उसे अपनाना होगा जिससे कि वो आसानी से पहुंच सके। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा में होता है, तो ध्रुव तारा होता है उत्तर दिशा में, है ना। अब मान लीजिए कि ये है हमारे नॉर्थ है, ये हमारा, अब नॉर्थ इधर है तो स्वाभाविक है इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा साउथ हो जाएगा। अब यहां पर है, अब उसे ये सामने दिखाई दिया क्या, नॉर्थ में। अब कह रहा है ईस्ट की तरफ तो जाना है उसे। अब ईस्ट की तरफ जाएगा तो क्या क्या स्थितियां बनेंगी, तो पहला देखेंगे ध्रुव तारे की दिशा में चले, नहीं ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा तो नॉर्थ में चला जाएगा, उसे जाना है पूर्व में। अब वो कह रहा है ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में, विपरीत में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, तो साउथ में चला जाएगा, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, यानी कि यहां पर है अगर, तो ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर, यानी कि बायां हमारा किधर हो जाएगा, तो बायां हमारा इधर हो जाएगा। अब बाईं ओर रखकर अगर इधर आगे बढ़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा, तो पहुंच जाएगा पूर्व में अपने घर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, सही लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।